कैसा लगा जब आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया? तो सुकून मिला। एक अलग ही एक रेपुटेशन जो है माना जाता है। अगर आप अपना स्तर नहीं बढ़ाएंगे तो भूल जाइए। या कुछ और आपने सोचा था? काफ़ी बच्चे क्वालिफाई किए, 900 के आसपास बच्चे, लेकिन अप्लाई किया था 9.5 लाख लोगों ने। फिर उसके बाद समझ में आया कि यार ऐसा नहीं, ऐसे नहीं होगा, हो जाएगा। ये रणनीति आपको अगर पता है तो आप नेट निकाल सकते हैं। तो कैसे आपने इस डर के ऊपर अपनी जीत दर्ज की? युद्धभूमि है। हाँ, उस समय जो 3 घंटा में आपको करना है उसमें जीतना भी है, अपने आप को मोटिवेट भी रखना है, क्वेश्चन ना है फिर भी आपको लगाते रहना है, जो ना है इसको छोड़ के जाना है, फिर किस तरह से रणनीति करनी है। उसी 3 घंटे में 150 क्वेश्चन पढ़ने भी है, उसमें से सही क्वेश्चन को चुनना भी है और किस क्वेश्चन को आप कब करना है ये भी उसी में सोचना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेजे एकेडमी। मैं अभिषेक कुमार झा। तो इंडिया में यूनिवर्सिटी लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना तो तमाम स्टूडेंट्स देखते हैं। ऐसा ही एक सपना विजय ने भी देखा था, जिन्होंने यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को, दिसंबर वाले एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है जेआरएफ के साथ, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप के साथ। ये एग्ज़ाम न सिर्फ एक एग्ज़ाम है बल्कि एक हमारा इमोशन है, एक फीलिंग है, जिसको लेकर के स्टूडेंट जो है सपने देखते हैं और उस सपने को पूरा करने के लिए उसी दिशा में धीरे धीरे कड़ी मेहनत करते हुए कदम को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो आइए जानते हैं विजय से उनके इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जर्नी के बारे में, कि कैसे उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया और कौन कौन से ऐसे स्ट्रेटजीज़ थी जो उन्होंने बनाई जिससे कि उनका जेआरएफ हुआ। लेट्स वेलकम विजय। सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सर। ढेर सारी बधाइयाँ भाई। तो कैसा लगा जब आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया? तो सर जेआरएफ क्वालिफाई करने का तो अच्छा तो बहुत लगा सर। एक सुकून मिला, जो इतनी लंबी जर्नी हुई थी उस फाइनली सिलेक्शन हुआ तो एक लगा कि हाँ चलो अचीवमेंट है, छोटी सही मगर है, तो एक स्टेबिलिटी मिली। क्योंकि सर थोड़ा जो एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, हम लोग गांव से हैं तो ज़्यादा तो हम लोग किसानी वगैरह खेती से सब कुछ इनकम वगैरह होती है। हालांकि भाई वगैरह हैं तो सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली, मगर जब तक खुद से ना हो तो एक लगता है कि चलो मांगने में भी दिक्कत होती है। मगर जब हुआ इतने, पिछली बार जब नहीं सिलेक्ट हुई 1 नंबर से रह गया जेआरएफ, फिर इसके बाद जब 2 नंबर से उससे पहले रह गया, इस बार फाइनली बार जब सिलेक्ट हुआ तो लगा कि हाँ चलो कम से कम सिलेक्ट हुआ तो ये स्टेबिलिटी फाइनल आ गई है। इससे एक लगा कि हाँ सुकून है, चलो अब तो कुछ कर सकते हैं अपने हिसाब से, एटलीस्ट 5 साल तो नहीं, डेफिनेटली। देखिए, जो हमारा एग्ज़ाम है वो, अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो या आप साइंस बैकग्राउंड से हो, ये एग्ज़ाम आपको मौका देता है अपने लाइफ में अपनी चॉइस से सेटल होने का। जी। न सिर्फ 5 साल, बल्कि जब आपका जेआरएफ हो जाता है उसके 5 सालों के बाद भी जब आप पीएचडी कर लेते हैं, फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं, तो एक अलग ही एक रेपुटेशन जो है माना जाता है। तो जब आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया तो उस वक्त आपको कैसा फील हुआ कि हाँ जो मैंने सोचा था वो हो गया? कुछ ऐसी चीज़ें या कुछ और आपने सोचा था? नहीं सर, सोचा था जेआरएफ था, वो मिला। जब सर रिजल्ट आ रहा था तो इस बार सर सर्वर पे बहुत सारे लोड प्रॉब्लम्स थी। हाँ, काफ़ी रिजल्ट खुल नहीं रहा था। आपने सर वीडियो भी बनाया था। तो फिर उसके बाद हट गया, फिर उसके बाद लेट हो रहा था, तो लगभग 5 घंटे बाद हमारा 9 साढ़े 9 बजे रिजल्ट आया। उसके बाद हमारा लगभग रात में 2:30 बजे रिजल्ट खुला फाइनली, वो खुल ही नहीं रहा था। तो हम लोग 5 घंटे, हम और हमारे दोस्त वगैरह सब अपनी अपनी मोबाइल में चेक कर रहे थे कि यही हो जाए, और उससे पहले कम से कम कटाव भी पता चल जाए, वो भी नहीं खुल रही थी। फाइनली खुलते जब खुला कुछ नहीं, सिर्फ रिजल्ट पे नज़र गई कि हाँ कम से कम जेआरएफ लिखा हुआ है। जब आया तो अंदर से इमोशनली हुआ थोड़ा बहुत, बाकी सुकून तो बहुत मिला। न कुछ मतलब कोई पूछे तो क्या हुआ, बस है हो गया। फिर थोड़ा बहुत कैसा लगता है जब आप कोई चीज़ की तैयारी करते हो, कोई चीज़ सोचते हो, आपको मिल जाए तो? हाँ सर, मिल जाने के बाद आपको लगता है कि चलो यार, जब उससे पहले आप फेलियर अगर झेल चुके हैं, आपने फेलियर का सामना किया है और उसके बाद मिल रही है तो वो अलग होता है, अलग लेवल की आपको सुकून और अपने अंदर कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलो इस बार नहीं हुआ तो इस बार हो गया। और कॉन्फिडेंस होता है कि आगे जो सोचेंगे वो भी कर सकते हैं। तो अगर आप जो सोचे हैं वो आपको प्राप्त हो जाता है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो आगे कुछ करने के लिए आपको मोटिवेशन मिलता है
और आप कुछ कर सकते हैं, ये आपके अंदर से हिम्मत आ जाती है कि हम भी कर सकते हैं। थोड़ा आप अपने बारे में भी बताएं, आप कहाँ से हैं? जी सर, मैं मूलतः आजमगढ़ यूपी के एक छोटा सा गांव है डिघियाँ, जो आपके अम्बेडकर नगर के बगल में आजमगढ़ पड़ता है, वहाँ से। हाँ। और जो सिटी से लगभग 50 किलोमीटर दूर एक डिघियाँ गांव का, वहाँ से हमें, और वहीं से हमने अपनी पढ़ाई, चाहे वो 12th की हो, चाहे ग्रेजुएशन हो, चाहे पीजी हो, वहीं से की है। ना कि यूनिवर्सिटी से किसी, सोचा था यूनिवर्सिटी में जाएंगे, मगर वही फाइनेंशियल दिक्कत। बीएचयू में भी दिए थे एंट्रेंस, वहाँ भी सिलेक्शन हुआ था। इलाहाबाद में भी दिए थे, तो यहाँ भी एंट्रेंस में सिलेक्शन हुआ था, लेकिन एडमिशन नहीं ले पाए। क्योंकि एक होता है ना, बैकबोन आपका घर, आपके घर के जो सपोर्ट होते हैं करते तो हैं, मगर ये होता है ना कि कभी कभी, मतलब हम लोग 5 भाई हैं, तो हमसे बड़े वाले भाई वो भी पढ़ाई कर रहे थे, मगर ये होता फाइनेंशियल की दिक्कतों से वो मतलब पढ़ाई छोड़ दिए। कुछ ग्रेजुएशन किए हैं एक भाई, और जो हमसे छोटे भाई है उसने भी पढ़ा है, ग्रेजुएशन किया है, मगर वो भी मतलब कुछ टेक्निकल स्किल वगैरह अपने में उसमें लगा है, पढ़ाई छोड़ दी है। मगर वो मतलब यही होता है कि सपोर्ट करने के लिए हमें कि पढ़ो, तुम पढ़ने में ठीक हो, तो छोटे भाई भी सपोर्ट करते हैं। तो उसकी वजह से कि हाँ यार कुछ करना है, पहले कुछ बनना है। वहाँ जाके एक होता है कि गांव से एकेडमिक में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जाओगे, तो एक होता है कि या तो बहुत मतलब कि आप उस माहौल में नहीं गए हैं, गांव से जाएंगे तो आपको बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा कि हाँ यार ढलने में थोड़ा हाँ, समय लग जाता है। हाँ लगेगा। तो वही सब है। फिर उसके बाद हम वहीं से किए, अपने गांव के बगल से ग्रेजुएशन भी किए, और पीजी भी वहीं से की। किस लोकल। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आपने इस एग्ज़ाम की तैयारी की, जहाँ पर कोई रिसोर्स नहीं है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि उस एरिया में, मतलब वो जो पूरा क्षेत्र है, इस तरीके के एग्ज़ाम का इन्वायरमेंट तो, मतलब अगर एक सोचें हम कि प्रयागराज जैसा या फिर दिल्ली जैसा कोई इन्वायरमेंट वहाँ ऐसा था नहीं। हाँ है सर, ये कह सकते हैं, ये ऐसा इतना तो नहीं था। हालांकि जब हम ग्रेजुएशन कर रहे तो अपने घर से थोड़ा दूर एक सिवली नेशनल कॉलेज है, हालांकि 30-35-40 किलोमीटर, वहाँ से किए थे, मगर पीजी तो घर से किए थे। फिर अभी कुछ समय पहले इलाहाबाद आए हैं, तो यहाँ से किए थे। थोड़ा बेहतर इन्वायरमेंट है वहाँ से, स्टूडेंट का एरिया है तो मन लग जाता है आराम से। सही बात है। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपने एग्ज़ाम की तैयारी, इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट की ना, तो ऐसे तो सोचते तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि मुझे इसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है। अभी जैसे कल ही जो है यूपीएससी का रिज़ल्ट आया ना, काफ़ी बच्चे क्वालिफाई किए, 900 के आसपास बच्चे, लेकिन अप्लाई किया था 9.5 लाख लोगों ने, क्वालिफाई तो बहुत कम ही लोग कर पाए। 2700 लोगों ने इंटरव्यू दिया था, तो 9 लाख से 900 पे आना, मतलब केवल 900 स्टूडेंट ही क्वालिफाई कर पाए। ऐसे हमारा एग्ज़ाम भी है, इसमें भी 10 से 12 लाख लोग अप्लाई करते हैं। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें अपने ज्योग्राफी की, तो इसमें भी लगभग 60-70,000 बच्चे अप्लाई करते हैं। तो ऐसा नहीं लगा कि इतने बच्चों के बीच में कैसे होगा मेरा ही कैसे हो जाएगा? हाँ सर, लगता है, सर लगता भी है। और ये होता नहीं कि जब आप खुद से डीमोटिवेट होते हैं तो आप ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो या तो खुद इस क्षेत्र में रहे, या तो आपको सपोर्ट कर सके, चाहे इमोशनली हो, चाहे सही गाइडेंस की वजह। सर हम आपके वीडियो देखते हैं तो आप भी मतलब हालांकि कहते थे कि जो यूजीसी है वो अपना स्तर बढ़ा रहा है धीरे धीरे। हाँ, अगर आप अपना स्तर नहीं बढ़ाएंगे तो भूल जाइए, इस एग्ज़ाम को आप भूल जाइए। क्योंकि जो साल दर साल है वो अपना रेशियो जेआरएफ का कम करता चला जा रहा है, और एग्ज़ाम का लेवल बढ़ाता चला जा रहा है। अगर आप अपना लेवल नहीं बढ़ा सकते हैं तो भूल जाइए, इन एग्ज़ाम को आप क्लियर करना छोड़ दिए, नहीं कर पाएंगे। तो वही है कि आप अपना स्तर बढ़ाएंगे तो इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि धीरे धीरे वो जो होता है रेशियो जेआरएफ का वो तो कम होता जा रहा है, और स्टूडेंट के जो मतलब रिसोर्स आप कंटेंट है और एक्सेसिबिलिटी है वो भी ठीक ठाक हो गई है। और वही है कि आप या इतने 1% से भी कम लोगों में आना है तो आपको बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, और अच्छी रणनीति लगानी पड़ेगी, और रणनीति के बदले आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कंटेंट इस बार रिजल्ट का रेशियो भी बहुत कम रहा। जी सर ना, बहुत कम रहा है, उसके हिसाब से तो बहुत कम। कट ऑफ भी काफ़ी हाई गया इस बार, अनएक्सपेक्टेड कट ऑफ। लग रहा था पिछली साल की कट ऑफ सबसे हाईएस्ट है, उसके बाद इस साल की सबसे हाईएस्ट है। मतलब वो डे बाय डे, ईयर बाय ईयर वो इंक्रीज होता जा रहा है। ये भी एक डर तो होता ही है। हाँ सर, जब हम तैयारी कर रहे होते यही डर बहुत सारे स्टूडेंट्स का भी होता है। तो ये डर आपके मन में भी आया होगा? जी सर। तो कैसे आपने इस डर के ऊपर अपनी जीत दर्ज की? हाँ सर, ये इसका था सर जो
पिछली बार एग्ज़ाम था जब हमारा 2 नंबर से एग्ज़ाम रुका था, तो हमारी रणनीति ये थी कि पहले हमें कंटेंट लेना है। तो दरअसल कि हमने सर ऑफलाइन कोचिंग कहीं नहीं की थी और ऑनलाइन से आपका तो सर पिछली बार से जो लगभग 3 साल हो गया, मतलब 3 साल के 3 बार गए, यानी कि 1.5 से 2 साल। आप सर इतने PYQ हैं कि अगर कोई PYQ करे तो 6 महीने से PYQ गुजर जाएगी, इतने PYQ आपके पड़े हैं। सही बात सर उससे होता है कि चलो, मगर जब ग्रेजुएशन करके आए थे तो एकेडमिक थोड़ा परफॉर्मेंस अच्छा था, तो लगता था कि यार चलो नेट हो जाएगा, एक ओवर कॉन्फिडेंस कि हो जाएगा। मगर जब पहली बार दिए तो पता ही नहीं है कहाँ, किस स्तर पे नहीं पता। फिर उसके बाद समझ में आया कि यार ऐसे नहीं होगा, कहीं से नहीं कुछ रिसोर्स लेना पड़ेगा, आपको सही गाइडेंस की ज़रूरत होगी, कंटेंट की ज़रूरत होगी। तो उस दरअसल कि हम मतलब पीजी तो कोई यूनिवर्सिटी से किए नहीं थे, तो उतना और क्लासेस वगैरह आप गाँव के यूनिवर्सिटी से, वो तो क्लासेस चलती नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम देना होता है, वही होता है। तो उसकी वजह से कंटेंट भी कमी थी, लैक ऑफ कंटेंट का थी, और PYQ के रिसोर्सेज थी, कौन बताएगा बुक्स, कोई कहता है कि यूथ ले लो, फिर उसके बाद ये ले लो, तो आपकी जो PYQ बुक होल क्रक्स ऑफ ज्योग्राफी, हाँ, वो तो सर जैसे एक तरह से ना UGC नेट वालों के लिए, एक जियोग्राफी वालों के लिए एक रामबाण कह लीजिए सर। रामबाण है क्योंकि सर आप वो जो विकल्प होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि आप उसको अगर कर लीजिए और PYQ कर लीजिए और असिस्टेंट प्रोफेसर या 2-4 और एग्जाम के PYQ लिए, तो नेट आपका हो जाएगा। ये रणनीति आपको अगर पता है तो आप नेट निकाल सकते हैं, PYQ से बेस पे आप नेट निकाल सकते हैं। क्योंकि हम मानते हैं सर कि हमारा जो मतलब एग्ज़ाम का लेवल है, अगर हम खुद से अपने तैयारी के हिसाब से बांटें, तो मैं अपने इस एग्ज़ाम को 5 स्तर में बांटता हूँ। हाँ, उसको अगर स्टेप बाय स्टेप चलें तो पहला सिलेबस है, फिर उसके बाद आप वो कंटेंट, एथेंटिकेट कंटेंट जो आपको मतलब विश्वसनीय बुक्स हैं या कंटेंट हो उस पर, फिर उसके बाद वो PYQ और शॉर्ट नोट्स, और एक होता है सर जो कोई नहीं होता है कि एक सिली मिस्टेक, वो सर उसी वजह से हमारा पिछली बार का 2 बार एक क्वेश्चन से और 2 क्वेश्चन से रुकने वाला, ये सिली मिस्टेक का कारण। और वो किस वजह से होती है कि हमारी प्रैक्टिस कम होगी तो सिली मिस्टेक होगी, एग्ज़ाम में होगी। आप प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो जो गलतियां होने के चांस होंगे एग्ज़ाम में वो कम होंगे, और जो एक्यूरेसी होगी वो बढ़ेगी, और स्पीड भी बढ़ेगी एग्ज़ाम में। आप वो PYQ से आपको मिलेगा, कंटेंट से नहीं मिलेगा। कंटेंट से आप वो रिकॉल कर सकते हैं, हाँ एग्ज़ाम है, मगर जो घुमा के प्रकृति होती है क्वेश्चन की पूछने की, वो PYQ से समझ में वही है सर। हम उसको एक तरीके से कह सकते हैं कि वो ट्रेंड को समझने का एक तरीका है, बहुत बड़ा टूल है हमारे पास। बिल्कुल। और कौन से ऐसे सेक्शंस को आप देखते हैं हमारे एग्ज़ाम में, जैसे पेपर 1 हो गया या फिर ज्योग्राफी की ही हम बात करें, तो कौन से ऐसे सेक्शन आपको लग रहा है कि जिन पे स्टूडेंट को अभी ज़्यादा फोकस करना चाहिए, जिससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में? जी सर, सेक्शन के लिए तो सर अगर नेट की बात करें तो इम्पॉर्टेंट तो सभी है, ये तो है, इसमें किसी को आप नहीं कम ज़्यादा कर सकते, मगर अगर सिलेक्शन के नज़रिए से और मतलब मेहनत करने की नज़रिए से देखें तो आप ये फिजिकल जियोग्राफी ये तो है ही है, इससे क्वेश्चन आपके 30 से 35% आ जाते हैं। तो हम लोग लगभग ये पढ़े होते हैं, थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, एग्ज़ाम के अप्रोच के हिसाब से अपने को मतलब उस तरह से आपको प्रैक्टिस में इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, तो थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता है। सबसे ज़्यादा कठिन मतलब पड़ता है वो जियोग्राफिकल टेक्निक्स, वो उससे क्वेश्चन आते भी हैं और ऐसा लगता है कि नहीं आए हैं। जब आप क्वेश्चन देंगे लगेगा कि नहीं आए, मगर एग्जाम देंगे तो लगेगा आए नहीं है, मगर जब घर आएंगे और उसको मिलाएंगे तो लगेगा हाँ क्वेश्चन तो पूछा गया था मगर आया नहीं। और सबसे ज़्यादा जो है जो लगभग मान लीजिए 15%, 17%, कभी 12%, कभी 15%, वो इंडियन जियोग्राफी, वो सर तो बहुत ज़रूरी है। ये सब ह्यूमन जियोग्राफी में जो सर वो मतलब मॉडल्स हैं और थ्योरी है, ये तो लगता है कि हर एक क्वेश्चन के विकल्प में डाल देते हैं वो, आप उसके जो क्वेश्चन का अगर मतलब मॉडल थ्योरी के सिर्फ सन जानते हैं या कौन थ्योरी किसने दिया है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, उसको अगर आपने पढ़ा है और थ्योरी कवर किया है तो लगभग कोई ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं जो लगेगा कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसमें थ्योरी से कुछ स्टेटमेंट या बुक्स वगैरह या क्वेश्चन या क्रोनोलॉजी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप मॉडल थ्योरीज कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंस है फिजिकल जियोग्राफी और मॉडल थ्योरी, इंडियन जियोग्राफी, इतना करेंगे तो ये मतलब एक कोर मान सकते हैं, इतना हमारे हिसाब से। बिल्कुल सही बात आपने कही। ओके, तो जैसे अगर हम सिलेबस तो हमारा बहुत बड़ा है सर, है ना, छोटा तो कह नहीं सकते, ऊपर से पेपर 1 भी है, हाँ, तो और डबल स्ट्रेस बढ़ा, प्रेशर बढ़ जाता है उस पर।
तो इस सिलेबस को स्मार्टली कवर कैसे करें फिर हम? सर कवर करने का है कि हमारे हिसाब से जो बताएं कि सर सिलेबस होता है, कंटेंट होता है, पीवाईक्यू और नोट्स, और यही होता है हमारे पास। ये 4 चीज़ें हमारे पास ब्रह्मास्त्र है। और अगर जो नेट का एग्ज़ाम है हमारे हिसाब से एक समझिए युद्ध भूमि है। हाँ, उस समय जो 3 घंटा में आपको करना है उसमें जीतना भी है, अपने आप को मोटिवेट भी रखना है, क्वेश्चन ना आए फिर भी आपको लगाते रहना है, जो ना है उसको छोड़ के जाना है, फिर किस तरह से रणनीति करनी है उसी 3 घंटे में 150 क्वेश्चन पढ़ने भी है, उसमें से सही क्वेश्चन को चुनना भी है, और किस क्वेश्चन को आप कब करना है ये भी उसी में सोचना है। तो उतने कम समय में आपको बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को रखेगा, हाँ मोटिवेट रखना पड़ेगा, हाँ चलो ठीक है ये नहीं आएगा तो अगला आ जाएगा। तो इसके हिसाब से जो कंटेंट की बात होती है, तो सर कंटेंट के लिए तो आप उसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आपका तो कंटेंट बहुत यूजीसी नेट के हिसाब से तो वो समझिए कि अगर कंटेंट है तो ब्रह्मास्त्र है, और पीवाईक्यू है वो भी ब्रह्मास्त्र। आपकी बुक तो उसमें नहीं। अभी कुछ दिन पहले सर हम आपकी 2 बुक्स मंगाए हैं, क्योंकि हमारे पास जैसे हम इधर उधर से पीवाईक्यू कंटेंट लिए और आपके पीवाईक्यू जो प्रैक्टिस है उससे नोट्स बनाए 60 नोट्स। तो इससे इसके हिसाब से जब ये सिलेक्ट हो गए तो फिर आप आगे तैयारी करनी है तो कंटेंट की ज़रूरत है। तो आप रिलायबल कंटेंट आप कहाँ से खोजेंगे? बुक्स लेंगे तो उतनी महंगी महंगी बुक्स। तो वही है कि आप ऐसे सोर्स को पकड़िए जहाँ से आप उस पर विश्वास कर सकते हैं और कंटेंट ले सकते हैं। हम आपकी बुक में और सर कंटेंट की बात है, जब तैयार करेंगे तो आप 3 तरीके से तैयार कर सकते हैं कंटेंट को। या तो आप बुक्स करिए, जनरली स्टूडेंट पूछते हैं कौन सी बुक पढ़ें, कौन सी बुक पढ़ें, हाँ। तो आप बुक से करिए। अब बुक लेंगे तो कितना कम करेंगे, 10 यूनिट के लिए आप कम से कम 15 बुक पढ़ेंगे आराम से। उससे कम आप मैनेज नहीं कर सकते, और सिलेबस कवर नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं। या तो फिर किसी की नोट्स लीजिए, जैसे आपकी बुक आ गई 3-4 में आप पूरा कवर हो जाएगी, तो या तो नोट्स लीजिए, या तो आप नोट्स ना लीजिए तो किसी से जुड़ जाइए, या वह चाहे मतलब मेंटोरशिप के माध्यम से हो, या फिर एक यूट्यूब के माध्यम से, या गाइडेंस के माध्यम से, या तो कोई दोस्त यार एक भाई जो उस क्षेत्र में हो, हाँ। उसके पास हो, तो इस तरह से कर। अब सर मेरी जो व्यक्तिगत राय है वो ये है कि आप बुक्स के यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करेंगे तो आपको समय बहुत लगेगा, इतना लगेगा कि अनएक्सपेक्टेड। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो आपको 1 साल तो मिनिमम, क्योंकि उतनी सारी बुक आपको पढ़ना, ऊपर 60 नोट्स बनाना, और फिर उसके बाद पीवाईक्यू लगाना, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना, फिर उसके 60 नोट्स बनाना, इतने में आपको बहुत समय लगेगा। तो सबसे अच्छा जो व्यक्तिगत है, अगर आप एफर्ट कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, आप मैनेज कर सकते हैं, तो आप किसी से जुड़ जाइए मेंटोरशिप के माध्यम से, क्योंकि वो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है, कंटेंट तो मिलेगा, सबसे बड़ी फ़ायदा है सो कंटिन्यूटी और वो मार्गदर्शन, वो आपको बराबर मिलता रहेगा। आपको मोटिवेट होते रहेंगे हर बार क्लास में कि हाँ इस तरह से पढ़ना है, इस टॉपिक ख़त्म होने के बाद इस टॉपिक को आपको करना है, ये टॉपिक में इतना समय देना है। आप जो खुद से आप नहीं जानते तो आपको मेंटोर्स के माध्यम से वो मिल जाएगा। हाँ, जो तो एक्सपर्ट्स सबसे सही हैं, जो उस फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको तो जानकारी रहती है। उससे जुड़ के आप इस एग्ज़ाम को कम समय में, अगर कम समय में करना है तो बहुत माध्यम से मैं थोड़ी एफर्ट के माध्यम से उनकी बात मान के आप निकाल सकते हैं। सबसे सही, सबसे कम समय में सही अच्छी रणनीति हमारे हिसाब से ये लगती है। अगर आप एलिजिबल हैं, आप कर सकते हैं एफर्ट, तो ये है। वरना तो बुक्स के माध्यम से और या नोट्स खरीद लीजिए, तो उसमें आप खुद पढ़ेंगे, उससे देखेंगे हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो उसमें समय लगेगा। तो वो जो 6 महीने वाला है तो 1 साल हो सकता है, यही है। समय लगेगा, एग्ज़ाम एक मैराथन है, हाँ, कह सकते हैं हम उस पर इसको। निरंतरता बहुत ज़रूरी है। हाँ, अगर आपका एक सीज़न में नहीं हुआ, जून में नहीं हुआ, तो दिसंबर के लिए पढ़िए, दिसंबर में नहीं हुआ तो जून के लिए पढ़िए, बीच में गैप मत करिए, ना। गैप करेंगे तो नुकसान यही है, जो पढ़ा हुआ वो भी भूल जाएगा, वो भूल जाता है, और फिर उसके बाद वही समय लगता है जो पहले हमने लगाया उतने समय लग जाता है उसमें। सर और जो मतलब कंटेंट को रिवाइज और समराइज करने की जो बात होती है, जो सर हमने एक साल में नहीं, जो पिछले साल में गलतियाँ की हैं, हम जो इस साल की हैं, वो अपना रणनीति है मेरी कि सर जो 60 नोट्स बनाते हैं, सबसे लास्ट के समय में जो बच्चों का, जो हम लोगों का सबसे ज़्यादा क्वेश्चन होता है कि सर 60 नोट्स कैसे बनाएं। तो मेरी जो सर मैंने जो किया है सर कि नोट्स से 60 नोट्स बनाना एक रणनीति में थोड़ी सी गड़बड़ी है। उस गड़बड़ी को सर हम मतलब इस तरह से दूर कर सकते हैं कि जैसे आप पीवाईक्यू लीजिए, क्योंकि सर इस स्तर को हम इस तरह से मतलब संतुष्ट करेंगे कि आप जो नोट्स से 60 नोट्स बना रहे हैं, वो उसका हमारा मकसद होता है कि ए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ए पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ए इस एग्ज़ाम में पूछा गया है, इस एग्ज़ाम में आ सकता है, पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो इस पर थोड़ा ध्यान रखना।
तो एग्ज़ाम जो पूछा गया है वही हम नोट्स से 60 नोट्स में डाल देते हैं। जो कहते हैं कि नोट से 60 नोट्स बनाओ, तो वही बर्डन होता है कि इसमें से थोड़ा कम करके इसमें डाल दिए। तो मतलब एक तरह से होता है कि आपको 50 किलो ढोने के लिए दे दिया गया, तो आप कहें चलो ठीक है 50 नहीं, इसमें से 25 किलो इसमें कर लेते हैं, एक बार 75 ले जा रहे हैं, एक बार 25 ले जा रहे हैं, तो वो अपने वजन को उतना है, आप उसको कम कर रहे हैं, तो वो थोड़ी रणनीति में उसको कमी है। हम वो जो सर पूरा होगी वो PYQ से पूरा होगी। अब सर PYQ मतलब ये सिर्फ नेट का PYQ नहीं है। नहीं। सर पूछते हैं कि कितने साल का PYQ करें, तो एक तरह से नहीं लगता है कि जैसे बेगारी कर रहे हैं हम लोग कि एग्ज़ाम कर रहे हैं तो बेगारी है, कितनी साल की कर लें, इतना कर रहे हैं तो हमको 8 घंटे के काम कर रहे हैं तो हमें इतना मिल रहा है, तो अगर 9 घंटे काम कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, तो जितना हो सके उतना एफर्ट मार लो, जितना हो सके उतना PYQ कर लो। सर हम अपना खुद बताएं तो हमने कम से कम 10 से 12 से 15 हज़ार PYQ किए हैं। वो PYQ सोर्स जो है वो सर जो PCS के एग्ज़ाम है तो उसके असिस्टेंट प्रोफेसर जो हरियाणा और UP के ये सब, और UGC नेट का खुद का है ही है, और जो मतलब इस और PGT का है और ये TGT का है, इससे जो मतलब PYQ होते हैं उसको आप करिए, उससे आपको लगेगा जब एग्ज़ाम में जाएंगे तो लगेगा ये तो अभी कल पढ़े थे, ये तो अभी परसों पढ़े थे, उससे आपको इतना फ्रीक्वेंसी और आपकी जो वो मतलब रेशियो रहेगा सही क्वेश्चन करने का और कम समय में सही क्वेश्चन करने का बहुत ज़्यादा बढ़ता है सर। अब उसी को जो ना आए, जो आ जाए तो ठीक है, जो ना आए उसको आप नोट्स करिए, और करते करते आपको एक शॉर्ट नोट्स मिलेगी, और जो शॉर्ट नोट्स मिलेगी वो समझ लीजिए आपके पूरे सिलेबस का सार हो जाएगी, क्योंकि वही चीज़ें होगी जो आप पहले उतारते हैं और खुद से उतारते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग समराइज़ करने लगते हैं कि यार शॉर्ट नोट है, चलो एक चैप्टर का समरी में लिख लो, तो समरी में लिखने के बजाय जो PYQ उससे लिख लो, तो आपको वही चीज़ मिल जाएगी जो है यहाँ लिखने, कम एफर्ट में आपको वो चीज़ें फिर रिकॉल भी हो जाएगी और मिल भी जाएगी कि इस चीज़ यहाँ पढ़े थे तो ये चीज़ें हैं। तो PYQ से शॉर्ट नोट्स बनाना मेरे हिसाब से सबसे अच्छी रणनीति है, और वही लास्ट में काम आती है, क्योंकि सर PYQ बाद में आपको फिर करने जाएंगे 10,000 5,000 या 1,000 PYQ, आपको कम से कम 10 दिन लगेंगे। तो वो जो PYQ की है उसमें से आपकी रणनीति बहुत अच्छी है कि PYQ से शॉर्ट नोट्स बनाइए, कंटेंट से अपना पूरा रिवीजन कर लीजिए, और सिलेबस आपका पॉइंट वाइज कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि सर पॉइंट से भी क्वेश्चन आ जाएंगे। आप पूरा पढ़े हैं कि वेगनर की पूरा सिद्धांत पढ़े हैं, अभी कभी पूछ ले वेगनर सिद्धांत कब दिया गया, तो बस इतना जान लीजिए कि दिया गया, आपको क्वेश्चन सही हो गया। तो उस वही कि पॉइंट वाइज आपका सिलेबस कवर होना चाहिए, ना कि पूरा डेप्थ में अगर ना हो सके तो हॉरिजॉन्टल होना ही चाहिए, किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ना है। तो ये होता है। और लास्ट में जो होता है एग्ज़ाम के दौरान जो उस सिली मिस्टेक होती है उससे बहुत अवॉइड करें। जो क्वेश्चन आ रहा है, मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आप कम से कम 2 बार या 3 बार पढ़िए, क्योंकि सर इस बार भी मैंने वो क्वेश्चन गलत किए हैं जो ओवर कॉन्फिडेंस में, ये तो किए हैं मगर वो गलती होनी है, मतलब हो जाती है, मगर ये होता है उसको रोकना है, नहीं करना है। वही सिली मिस्टेक आपको जब आपने आप ऐसा लगता है कि हाँ तैयारी कर ली है, मगर जो सिलेक्शन नहीं होता है 2 नंबर से 3 नंबर से, 1 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन से, तब आपको वही गलतियाँ याद आती है कि एक क्वेश्चन अगर सही किए होते तो मेरा हो जाता। वो सिली मिस्टेक आपको सिलेक्शन से रोक सकती है। अगर आपने उस लेवल की तैयारी कर दी है फिर आपका सिलेक्शन रुक रहा है, तो वो गलती वही है जो आपने सही क्वेश्चन को आते हुए, जो रात में अगर नींद में कोई पूछ ले कि इस चीज़ को बताओ, कि पिछली बार के एग्जाम में सर हमने वो जो मानचित्र के जो क्रोनोलॉजी पूछा था कि भूसंपत्ति माचे असलाकृत माचे, इसको क्रोनोलॉजी बैठाइए, तो सर हमने उसको गलत किया था। बस ओवर कॉन्फिडेंस में जो चीज़ें लिखी गई थी ऊपर से ABC C से इसी में हमने गलत कर दिया था। बस एक चीज़ें की एक बार पढ़ा था कि पूछा था मतलब बृहद मापनी से लघु मापनी से अरेंज कीजिए, तो हम लघु से बृहद कर दिए। बस यही होता है कि आप क्वेश्चन में पढ़े थे, ओवर कॉन्फिडेंस में हमने गलती कर दी, तो उसको 2 बार पढ़िए जो आपको लगता है कि आ जाएगा, क्योंकि वो आ रहा है आपको, बस उसमें क्लियर करना है कि क्या पूछा गया। क्योंकि हमारे एग्जाम में सर बहुविकल्पी होता है, और बहुविकल्पी में आपको सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। वो 2 चीज़ें क्या है, जो पूछी गई बात है या तो सही है या तो गलत है। आपको बस इतना ही पढ़ना है कि जो पूछी गई है वो सही पूछी गई है, पूछा क्या है तो गलत पूछेगा या तो सही पूछेगा। आपको वही क्रॉस वेरीफाई करना है कि जो है या तो सही है या तो गलत। आपको पढ़ना है कि देखा हाँ वेगनर 2012 में दिए हैं, 1912 में दिए हैं, तो आपको देखना है हाँ 1912 में नहीं दिया है, बस गलत, और दिया है तो सही। बस आपको ये पूरा याद नहीं करना है कि बर्डन की हाँ लाइन बाय लाइन की, इसने एक चीज़ नहीं, बस आपको जो लिखा गया तो सही लिखा गया या तो गलत। आपको बस यही देखना है कि सही लिखा गया है गलत, इतने देख के आप अपना एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। वो भी ध्यान से पढ़ेंगे, सिली मिस्टेक नहीं करेंगे तो आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बातें बताई आपने विजय। मैं काफ़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली मुझे भी पर्सनली आपसे इस तरीके से बात करके, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं और बात करना चाहता हूँ लेकिन वही है कि समय की थोड़ी बाध्यता है हमारे पास।
तो चलते चलते मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी करने जा रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आप उनके लिए कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बताएं जो उनको उनके एग्ज़ाम क्वालिफाई करने में हेल्प करे। सर एग्ज़ाम तो हम सबको पता है कि एग्ज़ाम 6 महीने में होता है, और 6 महीने जिस हिसाब से सिलेबस हमारे पास है उसके हिसाब से तो सर कम है, बहुत कम है। और उतने समय में आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि रणनीति बहुत सही होनी चाहिए। आपके पास कंटेंट भी होगा, PYQ भी होंगे, आप नोट्स भी होंगे, मगर आपकी रणनीति अगर गलत है तो आप हार जाएंगे, इस युद्ध में आप हार जाएंगे। तो रणनीति आपको या तो किसी मेंटोर से लीजिए, किसी से जुड़ के लीजिए, जैसे सर आप भी, और जिससे भी आपको लग रहा है कि जिसकी बातें समझ में आ रही है उससे जुड़ जाइए। अगर आपको कम समय में करना है तो आप जब उससे जुड़ जाएंगे तो आप जो कंटेंट है, इतना वास्ट सिलेबस है, उसको आप धीरे धीरे, आपको पता नहीं चलेगा, कंटेंट कवर हो जाएगा। साथ साथ आप PYQ करते रहेंगे। PYQ आप 2 बार कर सकते हैं सर। एक होता है कि जब यूनिट पढ़ते हैं तो उससे पहले आप अगर सेल्फ स्टडी करें या तो मेंटोर के चाहे जिस माध्यम से एक बार PYQ देख लीजिए। उससे आपको जब वो यूनिट या टॉपिक पढ़ाई जाएगी तो आपको लगेगा ये तो क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। जैसे पारिस्थितिकी किसने दिया, पारिस्थितिक तंत्र शब्द किसने दिया, तो आप जब वो पढ़ेंगे, ये कंटेंट में पढ़ाया जाएगा, तो आप उस पर ध्यान ज़्यादा देंगे, या तो पूछा गया यानी पूछ सकता है। तो जब आप भी सरसरी निगाह से देख लेंगे, ये नहीं कि सही कौन करना है गलत कौन करना है, बस इतना जान लीजिए कि देखना है, देख लेंगे। कंटेंट आप रिवाइज कर लेंगे, किसी जुड़ के माध्यम से, किसी मेंटोर के माध्यम से आप जुड़ के कंटेंट को, फिर PYQ को लास्ट में आप समराइज करिए कि शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए PYQ की, और आपके एक कंटेंट होना चाहिए। बस इतने सोर्स होना चाहिए, जो चीज़ें आपने पढ़ी उसको भूल जाइए, कहाँ से पढ़ी है वो भूल जाइए, जो आपके पास शॉर्ट नोट्स पढ़ी है और जो आपका कंटेंट पढ़ा है, सिर्फ 2 चीज़ों पे विश्वास करिए और बस उसी को आप दे दीजिए लास्ट के 1 महीना। और लास्ट 1 महीना आप, मतलब ये होता है ना सर, हम लोग कंटेंट ज़्यादा जुटा लेते हैं, PYQ भी ढेर सारा कर लेते हैं, मगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाते PYQ। आ रहा है ऑनलाइन गए, आप प्रैक्टिस, सर इतना प्रैक्टिस आप करा देते हैं, लास्ट के 1 महीने के अंदर, चाहे वो मतलब चैंपियन सीरीज की टेस्ट सीरीज हो, चाहे कोई, हर बार आप 1000 कम से कम मिनिमम क्वेश्चन कराते हैं। तो हर बार 1000 2000 एक क्वेश्चन, और बाकी क्वेश्चन और PYQ जैसे भी है उसके क्वेश्चन करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि वो आपके मिलेंगे क्वेश्चन में, एग्जाम में आपको मिलेंगे। भले ही आप उसको लगता है कि यार ये चलो नहीं है, ये थोड़ी पूछेगा, मगर पूछ लेगा। अब तो सर बहुत अनएक्सपेक्टेड है, अब क्या पूछेगा कुछ नहीं पता चलता, तो वो पूछ लेता है। तो आपको कंटेंट किसी के जुड़ जाओ, किसी के माध्यम से, अगर कम समय में करना है तो, अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स बना के PYQ करके आप जा सकते हैं, मगर कंटेंट और PYQ लास्ट में 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। PYQ शॉर्ट नोट्स, बस 2 चीज़ें आपको एग्जाम में क्लियर करा देगी, इतना चीज़ें। बहुत अच्छी बातें बताई आपने विजय, और उम्मीद करता हूँ आप ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। JRF के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर को टारगेट करेंगे और उसे अचीव भी करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे इस सेशन में आने के लिए। और आज हमारे साथ विजय थे, जिन्होंने आपको बहुत सारी नई बातें बताई जिससे आप अपने एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। जैसा कि इन्होंने कहा कि स्ट्रेटजी बहुत ज़रूरी चीज़ है, समय के अंदर रहते आपको सिलेबस को कवर करना है, और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर काफ़ी फोकस करना है, और उससे शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में एक और नए टॉपर्स के साथ। थैंक यू सो मच।